बीजेपी के लीडर LK आडवाणी और नरेंद्र मोदी को मारने के लिए एक प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें यह है कि अगर मई 2004 को बीजेपी इलेक्शन जीतती है तो बीजेपी ने डिसाइड किया था कि अगर ये जीतते हैं तो वोटर्स को थैंक्स बोलने के लिए LK आडवाणी जी जो हैं वो जगन्नाथ रथ यात्रा करेंगे और इस यात्रा में नरेंद्र मोदी और LK आडवाणी दोनों होंगे, तो वहीं पे इनको मारने का प्लान बनाया जा रहा था। और उसी के लिए लश्कर तैयबा के जो ऑपरेटिव्स हैं वो गुजरात पहुंचने वाले हैं। ये जो इनपुट था इंटेलिजेंस ब्यूरो गुजरात के साथ साथ बाकी भी जो स्टेट्स की रिस्पेक्टिव एजेंसीज थी उनको भी फॉरवर्ड कर देती है ताकि इसको रोका जा सके। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं सीबीआई की चार्जशीट में, पुलिस की इंक्वायरी में, कोर्ट के अंदर सबमिट हुई हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो सबमिट हुए हैं कोर्ट के अंदर उसमें से बता रहा हूं। सबके लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, एक भी वर्ड में अपने मन से नहीं बताऊंगा। अब ये इनपुट तो आ गया था गुजरात पुलिस के पास, लेकिन अटैक होगा किस तरीके से एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता थी। लेकिन इसके बाद डेट आती है 14 जून 2004 और इसी दिन असली गेम शुरू होता है। इस दिन रात को 11 बजे गुजरात पुलिस की डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच DCB के जॉइंट पुलिस कमिश्नर PP पांडे के एक सीक्रेट सोर्स से कॉल आती है, जिसमें वो सोर्स उनको बताता है कि LAT के पाकिस्तानी फिदाइन एक ब्लू इंडिका कार नंबर MS02JA4786 में वेपन और एक्सप्लोजिव भर के मुंबई, नासिक, सूरत रूट से अहमदाबाद के लिए निकल चुके हैं और नेक्स्ट डे यानी कि 15 जून 2004 की अर्ली मॉर्निंग किसी भी टाइम अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं। ये चीज पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से, सीबीआई की रिपोर्ट एकदम अलग है, इससे आएगा भी आगे वो भी। अब जैसे ये चीज पता चलती है, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच के मिस्टर DG वंजारा मीटिंग करके 6 टीम बनाते हैं। ये उन 6 टीम्स की डिटेल है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। अब ये जो टीम थी ये सारी की सारी उस एरिया में पहुंच के अपनी पोजीशंस ले लेती हैं और इंडिका कार के उस नंबर का वेट करती हैं कि वो कार आए और उसको पकड़ा जाए। तो फिर काफी देर वेट करने के बाद करीब 4 बजे टीम 1 जो कि नरोल चौकदी पे तैनात थी, इस तरफ सेम उसी नंबर की इंडिका कार आती है और फिर रोड पे बिना किसी बात के मुड़ने लगती है। टीम 1 जो थी वो इस इंडिका कार का पीछा करती है, बाकी जो टीमें थी बैकअप में वो भी सेम लोकेशन पे पहुंच जाती हैं और फिर ये लोग इंडिका कार का पीछा करने लगते हैं। और फिर जैसे ये इंडिका कार कोटर वाटर पार्क के पास स्पीड कम करने लगती है तो टीम 1 जिसको ACP NK अमीन लीड कर रहे थे, उसमें से कमांडो मोहन नानजी भाई इंडिका कार के रियर लेफ्ट साइड के टायर पे गोली मार देते हैं, जिससे कार अनबैलेंस होकर राइट साइड डिवाइडर से टकरा के रुक जाती है। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि कार राइट में चली जाती है, इस एक इंफॉर्मेशन की कार राइट में चली जाती है, इसकी वजह से कई पुलिस वालों को आगे चल के जेल जाना पड़ता, अभी बताऊंगा मैं आगे। अब इसके बाद इंडिका कार में जो लोग थे वो कार से निकलते हैं, AK-56 राइफल से पुलिस की मारुति जिप्सी कार पे अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। इधर से पुलिस की तरफ से भी फायरिंग होती है और जब सारी चीजें रुकती हैं तो जो 4 लोग थे, 3 इंडिका के अंदर थे और 1 डिवाइडर की तरफ था, इन चारों की जान चली जाती है, जिसमें ड्राइवर की बगल वाली सीट पे एक फीमेल बैठी थी वो भी मर जाती है। अब इसके बाद जब ये लोग कार के पास जाके देखते हैं तो ड्राइवर सीट पे जो आदमी मिलता है उसके DL पे जावेद गुलाम मोहम्मद शेख लिखा था। ड्राइवर के बगल में जो लड़की थी उसकी कॉलेज ID मिलती है, उसको चेक करने में पता चलता है कि ये तो इशरत जहान रजा है, वही इशरत जहान जो जावेद के साथ बिजनेस के सिलसिले में अपनी मदर को बिना बताए घर से 11 तारीख को निकली थी। ऐसे बाकी जो 2 थे उनकी ID निकाल के चेक की गई तो पता चलता है कि उनमें से एक का नाम अमजद अली था, जिसकी ID में एड्रेस था हवेली दीवान, तिलवाल, डिस्ट्रिक्ट सरनोदा, पंजाब, पाकिस्तान, और दूसरे का नाम था जिशान जौहर उर्फ जानबाज, जो कि करेलबादी डिस्ट्रिक्ट गुजरानवाला, पंजाब, पाकिस्तान का रहने वाला था। इसके बाद ये कार भी चेक करते तो इनको कार के अंदर से थुराया कंपनी के सैटेलाइट, मोबाइल फोन, AK-56 राइफल और 9mm की पिस्तौल, 30 नारियल और उसके साथ 17 kg सल्फर और यूरिया से बना एक्सप्लोजिव येलो पाउडर, 4 रिस्ट वॉचेस, एक नोकिया मॉडल नंबर 2100 और सूटकेस में 2,06,610 रुपए मिले। और जब ये सारी चीजें बरामद हो जाती हैं तो ये लोग चारों डेड बॉडीज को सेम डे यानी कि 15 जून 2004 को 3:30 पे पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल भेज देते हैं। और उसी के थोड़ी देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर JG परमार DCP पुलिस स्टेशन अहमदाबाद में एक ऑफिशियल कंप्लेन भी कर देते हैं और मीडिया को भी बता देते हैं कि ये जो 4 लोग मारे गए हैं ये LET यानी कि लश्कर तैयबा के आतंकवादी थे। ये नारियल में एक्सप्लोजिव भर के CM नरेंद्र मोदी को मारने के लिए आ रहे थे और एनकाउंटर में इनकी जान चली गई। अब पुलिस ने अपना वर्जन तो सबको बता दिया था कि ऐसे 4 लोग आए थे मारने के लिए, लेकिन पुलिस ने जो बताया था उसमें चीजें जो है वो झूठी निकलने लगती हैं और फिर इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिक्स इसमें स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सिर्फ गुजरात में ही नहीं पूरे देश के अंदर हड़कंप मचता है। न जाने कितने IAS PCS जो होते हैं उनका ट्रांसफर होता है और फिर पुलिस वालों को भी जेल जाना पड़ता है। देश की 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आमने सामने आके खड़ी हो जाती है। अब इसके बाद इस पूरे केस की इंक्वायरी स्टार्ट होती है, जिसको क्राइम ब्रांच की ACP महिला सेल परीक्षिता गुर्जर देखती है। देखिए, जब भी ऐसे केस होते हैं जिसमें पुलिस के एक्शन पे जान जाती है तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC के रूल के हिसाब से पुलिस की इंक्वायरी के साथ साथ जो वहां का SD
एसडीएम होता है वो भी सेम केस पे अलग से इंक्वायरी करता है। तो इस केस में भी सेम चीज हुई। इस केस की जो इंक्वायरी थी वो एसडीएम को भी दे दी गई। इस केस के अंदर ये जो इंक्वायरी एसडीएम ने करी थी, इसको याद रखिएगा, आगे चल के यही गेम चेंज करती है। अब एक तरफ तो इंक्वायरी स्टार्ट हो गई थी, दूसरी तरफ 16 जून को एनकाउंटर में जब इन चारों लोगों के नाम बाहर आते हैं, स्पेशली जब इशरत जहान का नाम बाहर आता है, तो तुरंत मुंबई के अंदर एक लोकल न्यूज़पेपर था इनकलाब नाम से, ये क्या करता है, ये इशरत के घर पहुंच जाता है और वहां जाके इशरत की जो मदर थी उनसे जाके झूठ बोलता है कि वो इशरत के कॉलेज से आया है और इशरत के एक एप्लीकेशन फॉर्म में इशरत की पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो चाहिए इसको। तो इशरत की जो मदर थी उस समय तक उनको पता नहीं था, तो वो फोटो एज इट इज दे देती हैं बिना किसी डाउट के। और ये जो न्यूज़पेपर था ये इस फोटोग्राफ को प्रिंट कर देता है और न्यूज चला देता है। और जैसे ही फोटोग्राफ पब्लिश होती है, इशरत की मदर और उसके आसपास के पड़ोसी सबको पता चल जाता है। इशरत की माँ को तो यकीन ही नहीं होता है कि ये क्या हो गया उनके साथ। इशरत की घर पे भीड़ पहुंच जाती है और पुलिस जो थी वो भी पूछताछ के लिए घर पे पहुंच जाती है। और देखिए गुजरात के अंदर ये टाइम वैसे भी बहुत सेंसिटिव था। 2002 के जो दंगे हुए थे वो कुछ टाइम पहले हुए थे। मल्टीपल एनकाउंटर ऑलरेडी चल रहे थे, जिसमें कहा जाता है कि कुछ लोग सीएम नरेंद्र मोदी से बदला लेने के लिए उनको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं और उन्हीं से पुलिस की भिड़ंत चल रही है जिसमें एनकाउंटर हो रहे हैं। लेकिन इन एनकाउंटर्स को कुछ ह्यूमन राइट ग्रुप जो थे वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं ये फेक हैं, एंटी मुस्लिम हैं, ये एक पैटर्न की तरह किए जा रहे हैं जिसमें हर एनकाउंटर में एक ही चीज होती है कि एनकाउंटर सुनसान जगह पे मॉर्निंग में होता है, भारी गोलीबारी होती है और किसी भी पुलिस वाले को चोट नहीं आती है। तो इस तरीके का जो डिस्कशन था वो ऑलरेडी गुजरात के अंदर चल रहा था। और इसी टाइम पे जब इशरत जहान का नाम आता है तो लोकल ह्यूमन राइट ग्रुप जो थे वो इशरत के घर पहुंच जाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है और फिर समाजवादी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट अबू आजमी ये आके कहते हैं कि ये तो फेक एनकाउंटर है, जल्दी से जल्दी इस पे सीबीआई इंक्वायरी करवानी चाहिए। एनसीपी के लीडर वसंत दावकरे इशरत की मां को 1 लाख रुपए की डोनेशन भी देते हैं और डिमांड करते हैं कि ये जो पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर एक्शन करो। उस समय हालात ये हो जाते हैं कि इशरत जहान के फ्यूनरल पे 10,000 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं और गुजरात पुलिस और नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में जम के नारे लगते हैं। पूरे गुजरात में इशरत जहान को लेके हल्ला होने लगता है। इनफैक्ट धीरे धीरे गुजरात से बाहर भी ये बात जाने लगती है।